सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी उसमें हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 देखते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी। अब जैसे हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 में देखा था रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो रेन्यूएबल सोर्सेज को एक और नाम हम लोग देते हैं और नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज को भी एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज जो कि थे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिसको हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते, उनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। आप पर्यायवाची शब्द ध्यान रख सकते हैं, चाहे आप कन्वेंशनल सोर्स कहिए या नॉन रेन्यूएबल, दोनों एक ही हैं। इसके बाद मैं तो आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको रेन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉन लगा है पर इसमें नहीं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके उदाहरण क्या है? विंड हो गया, वाटर हो गया, सोलर हो गया, बायोगैस हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे हमारा कॉपर। अब कई सारे मिनरल्स होते हैं, वो किस काम आते हैं, बहुत सारी बातें, पर मैंने कुछ कुछ सेलेक्ट किया है। जैसे कॉपर, कॉपर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली बार। तो कॉपर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में, मतलब हम लोग को वायर्स बनाने होते हैं या फिर बर्तन वगैरह बनाने होते हैं, तो कॉपर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है माइका। माइका भी एक मिनरल होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका इंसुलेटर्स बनाने में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में इसका यूज़ होता है। उसके बाद लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट वगैरह बनाने में लाइमस्टोन का यूज़ होता है। उसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम में यूज़ होता है, बॉक्साइट है ना, एल्यूमिनियम में। फिर उसके बाद मैप। ये सब मैप में आ सकते हैं क्वेश्चंस कि ये थर्मल पावर प्लांट या ये एटॉमिक पावर प्लांट, जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ होती है या फिर बनाई जाती है, वो सब कहाँ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? गुजरात में है। रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? तो राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में, ककरापारा गुजरात में। तारापुर कहाँ है? इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं मैप में। तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। आगे हम लोग चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या होता है? हम लोग लोहा और तांबा, माइका, सोना, चांदी, है ना, एल्यूमिनियम, ये सबको मिनरल्स बोलते हैं। तो इनका क्या यूज़ है और ये इतने ज़रूरी क्यों है हमारे जीवन में? तो पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर ले लेंगे। उसके बाद मिनरल्स आर यूज, तो इनका यूज़ क्या होता है? तो मिनरल आर यूज टू बिल्ड, बनाने में, रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज वगैरह, पुल बनाने में एट्सेट्रा यूज़ होते हैं। उसके बाद मिनरल्स। अब देखिए, अगर आपसे गलती हुई तो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा लाइन खींच लिया है, पर आप कोशिश करिएगा बस एक लाइन से ऐसे कट कीजिए, है ना। पहले तो कोशिश करेंगे इतनी गलती ना हो, पर गलती हो तो एक लाइन से हम लोग कट कर सकते हैं। तो मिनरल्स आर यूज टू मेक मशीन पार्ट्स। मिनरल मशीन पार्ट्स बनाने में काम आते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने में काम आते हैं। जैसे कॉपर वायर्स बनाया जाता है, माइका से इंसुलेटर बनाया जाता है, और आपका आयरन से मशीन पार्ट्स बनाए जाते हैं, स्टील वगैरह से। तो ये सब यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे खाने में भी मिनरल, जैसे हड्डियों में अगर कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब की कमी होती है तो हमारे हेल्थ में, स्वास्थ्य पे भी फ़र्क पड़ता है। तो मिनरल्स लाइक कैल्शियम आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। ये हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये मिनरल्स के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, क्यों ये महत्वपूर्ण होते हैं। अगला हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। जैसे हमने चैप्टर 2 में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखा था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट देखा था, उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिनरल्स हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वी शुड कंजर्व मिनरल्स, हमें मिनरल्स को बचाना चाहिए। ये क्वेश्चन 2, 3 या 5 मार्क्स में आता है, उसके अनुसार आप 2, 3 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। मिनरल्स शुड बी रिसाइकल्ड, हमें मिनरल्स को रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे पेपर शुड बी रिसाइकिल्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वगैरह में हमने देखा था। ठीक है, तो रिसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को उसको रिसाइकिल करना चाहिए। मिनरल शुड बी रिसाइकिल्ड, मिनरल्स को हमें रिसाइकिल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू रिड्यूस वेस्ट। अब मिनरल्स को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत सारी वेस्ट होता है। तो अगर हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करें या नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें बनाए, मशीन्स वगैरह, जिससे जो मिनरल्स हैं वो कम वेस्ट हो, तो वो भी अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज़ मतलब हम लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए टू रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को रिड्यूस मतलब रिड्यूस कम करना, कम करने के लिए वेस्ट को। मिनरल्स शुड बी रीयूज्ड, यहाँ पर था रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फिर से मिनरल्स को रीयूज़ भी करना चाहिए।
फिर प्लान्ड एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मिनरल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने देखा था, इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमें अच्छी तरह से एक प्लानिंग करके मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए, ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए वरना बर्बाद हो जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को प्लानिंग करके और सस्टेनेबल एक अच्छी तरह से मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। आगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स कुछ होते हैं, उसमें भी फेरस नॉन फेरस होता है। जैसे मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल्स होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं मैंगनीज़ हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब। और एक आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं होते हैं। तो इसके दो उदाहरण आप याद रख सकते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स एक माइका होता है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वगैरह में यूज़ होता है, और एक लाइमस्टोन जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, इंडस्ट्री एक देश के विकास में किस तरह योगदान देता है, या फिर एक विकसित देश के लिए या फिर जो देश विकास करना चाह रहा है उसके लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या कारखाने वगैरह और डेवलपमेंट मतलब विकास किसी देश का, उससे क्या रिलेशन है। तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे अभी हमने देखा था मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे कुछ कुछ लाइनें हम लोग खुद से लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक देश के विकास के लिए। इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मदद करती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वगैरह और पंप सेट, मोटर वगैरह पानी के लिए का जो मैन्युफैक्चर होता है कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं जो खेती वगैरह में, खेती बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। तो इंडस्ट्रीज़ हेल्प इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब टू पीपल, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का जो हमारा शायद सेकंड चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना भी है, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो लोगों को काम देता है, जॉब देता है, जिससे बेरोज़गारी घटती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड जॉब टू पीपल। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर गुड्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब लेन देन, एक्सपोर्ट होते हैं इंडस्ट्री से, जो जो बनता है वो एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ से हमारा इनकम जनरेट होता है, पैसे आते हैं, तो एक्सपोर्ट में मदद करता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उससे मार्केट में लेन देन भी होता है। ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग देखते हैं आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब इंडस्ट्रीज़ में ही बनाई जाती हैं। तो ऐसे करके आप कुछ कुछ इसको पढ़ सकते हो और अपनी तरह से भी आप इसको लिख लीजिएगा। अगला है राइट डिफरेंट वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो और भी सारे हैं लेकिन मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक चैप्टर 3 जो ज्योग्राफी का था, वाटर रिसोर्सेज, उसमें वाटर पॉल्यूशन वगैरह के विषय में था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाउ टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, जो जल का प्रदूषण होता है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, होता कैसे। तो हम लोग चैप्टर 3 में हमने कुछ देखा था इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से आंसर लेते हैं। डिफरेंट वेज टू रिड्यूस एयर, अच्छा यहाँ पर एयर पॉल्यूशन है, सॉरी। तो वाटर पॉल्यूशन हम लोग आगे देखेंगे, पहले एयर पॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो हवा में प्रदूषण होता है, बहुत स्मोक वगैरह, धुएँ वगैरह होते हैं, तो हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। डिफरेंट वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। पहला रिड्यूसिंग मतलब कम करना, अभी पिछले में भी हमने देखा था रिड्यूस मतलब कम करना होता है। तो रिड्यूसिंग स्मोक इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ना, काले काले धुएँ बहुत ज़्यादा निकलते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं वातावरण को और हवा को, शुद्ध हवा को। तो रिड्यूसिंग स्मोक, अगर हम लोग इस स्मोक को कम कर पाएँ जो फैक्ट्री से निकलती है तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यूजिंग ऑयल इन इंडस्ट्री, अब जब कोयला वगैरह, जब पेट्रोल वगैरह को जलाया जाता है इंडस्ट्री में तो उससे बहुत ही ज़्यादा धुएँ वगैरह निकलते हैं। तो उसकी जगह अगर हम लोग थोड़ी मात्रा में या फिर जैसा भी हो हम लोग कुछ मात्रा में ऑयल का यूज़ करें या गैस का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे कम धुआं निकलेगा जैसे कोल और पेट्रोलियम के मुकाबले। तो यूजिंग ऑयल इन इंडस्ट्रीज़, हम लोग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। स्मोक फिल्टर शुड बी यूज़, अगर स्मोक निकल भी रहा है तो हम लोग ऊपर एक फ़िल्टर लगा सकते हैं जिससे स्मोक फिल्टर हो और जो गंदे पार्टिकल्स है या फिर जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो हट जाए और जो हवा में स्मोक है वो उतना नुकसान ना पहुंचाए। तो एक फ़िल्टर लगाना अच्छा रहेगा। तो स्मोक फिल्टर शुड बी यूज्ड। और स्ट्रिक्ट लॉस, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में भी देखा था, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाने चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट लॉज रहेगा तो फिर वो अच्छा रहेगा। स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और उसको लागू करना चाहिए अच्छे से। फिर अगला, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं वो तो हमने देखा, पर कारण क्या होता है एयर पॉल्यूशन का, तो हम लोग दो कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे, द कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन आर।
तो द कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, उसमें पहला है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल और पेट्रोलियम का जलना, तो कोल और पेट्रोलियम को जलाने से उसमें बहुत धुआं निकलता है जो एयर पॉल्यूशन करता है, तो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। दूसरा इंक्रीज़ इन स्मोक इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, तो जो स्मोक बनता है या जो धुआं बनता है फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में, वो भी एयर पॉल्यूशन करता है। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट और भी आप लिख सकते हो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वाटर पॉल्यूशन का। चैप्टर 3 में हमने देखा था इसके कारण क्या क्या होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम लोग कम कैसे कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। तो वाटर पॉल्यूशन होता है जब हम लोग कूड़ा कचरा जो होता है घर का उसको डाल देते हैं, या फिर जो केमिकल्स वगैरह जो खेत में डालते हैं वो जब पानी में चला जाता है, या फिर जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वेस्ट वगैरह वो डाल दिए जाते हैं पानी में, नदियों में। तो हम लोग इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। द डिफरेंट वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन आर, पहला केमिकल्स एंड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन रिवर्स एंड लेक्स, तो जो केमिकल्स और वेस्ट होते हैं उनको हमें फेंकना नहीं चाहिए रिवर्स और लेक्स में। उसके बाद रीयूज़ एंड रिसाइकिल वाटर, हमें जो वाटर है उसको रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकिल भी करना चाहिए वाटर को। वी शुड हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने देखा भी था जैसे मेघालय में ड्रिप बैम्बू इरिगेशन होता था, फिर गुल्स और कुल्स हिमाचल प्रदेश में थे, राजस्थान में भी ऐसे टेक्निक्स थी, ठीक है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि हम लोग पानी को कैसे संग्रहित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो रेन का पानी होता है और भी जो पानी वगैरह होते हैं उसको कैसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। तो वी शुड हार्वेस्ट रेन वाटर, ठीक है, ये हो गया। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 से कर लेते हैं। ज़्यादातर इसमें मैप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें रोड्स के बारे में, रेलवेज़ के बारे में, एयरवेज़ के बारे में और वो सब बताया गया है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो हमारे भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो 4 जगहों को जोड़ता है। कौन कौन सा? दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई, या चेन्नई को मुंबई से, या चारों को आपस में जोड़ता है। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पर चारों को जोड़ता है, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर यहाँ पर एक आता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स, ठीक है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ना, ठीक है, तो नॉर्थ हो गया यहाँ ऊपर और साउथ हो गया नीचे। तो किस जगह को जोड़ता है? तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और नीचे साउथ में तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना। ऐसे ईस्ट वेस्ट पूछा गया था, हम लोग देखते हैं ईस्ट वेस्ट में। तो देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ना, तो ईस्ट हो गया यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर हो गया वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट में क्या है? गुजरात, तो गुजरात में कौन सी जगह? पोरबंदर। गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप के लिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो गया या फिर सी पोर्ट्स वगैरह के लिए हो गया, तो इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्ट में हो गया पोरबंदर और यहाँ पर ईस्ट में हो गया सिलचर। सिलचर का क्वेश्चन आया हुआ है मैप में, तो पोरबंदर और सिलचर इन दोनों को जोड़ता है, तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो चारों के आपको नाम ध्यान रखने हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको किसको जोड़ता है ये ध्यान रखना है। फिर मैप में मेजर सी पोर्ट्स हो गया, जैसे न्यू मैंगलोर हो गया, कांडला हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में ये आता है। तो इसी के साथ हमने बहुत ही ब्रीफ में देख लिया कि ज्योग्राफी में क्या क्या आ सकता है। 7 चैप्टर्स हमने कर लिए। अब हम लोग सिविक्स के चैप्टर्स करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 SST में आगे बढ़ेंगे।